फ्रेंड्स यहाँ से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से किसके नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। यानी कि ये जो चुआर विद्रोह था ये जो है कि किसके नेतृत्व में हुआ था। क्या भूषण सिंह, रानी शिरोमणि या तीरथ सिंह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो चुआर विद्रोह था ये जो है कि रानी शिरोमणि के नेतृत्व में जो है कि ये जो है कि विद्रोह हुआ था। ठीक है, जनजाति विद्रोह है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका जो है कि आपके एनसीईआरटी में आप बिहार एससीईआरटी क्लास जब आप खोलेंगे क्लास 9th की, तो उसमें ये जो है कि आपको देखिए इतनी जनजातियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है आपका चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह देखिए, चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। तो रानी शिरोमणि कहाँ की थी, मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी थी शिरोमणि। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि इसको कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए ये जो है कि प्रश्न अभी मैं आपको बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी। तो 1907 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके जो है कि क्लास 10th की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री में जो है कि दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए फालतू चीज़ों के हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सन 1907 में जमशेद जी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको जो है कि देखिए ये जमशेद जी टाटा हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि 1907 में ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को थी ये जो है कि स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से और इसको देख लेते हैं। देखिए TRE 3.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए है 1907। देखिए हिस्ट्री का 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि आपको एकदम यहाँ पे आपको जो है कि समस्या नहीं होगी, सब चीज़ें आपकी जो है कि क्लियर होंगी। देखिए हिस्ट्री का 7 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1907 है। ठीक है, देखिए मैं फाइनल आंसर की को इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि इसी तरह टाइपिंग करके लाता और बता देता कि ये 6 to 8 में है और पूछा गया है, तो आप जो है कि कुछ लोग कहते कि सर हमें और इस तरह देखिए कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर का है कि नहीं, बस आपको इतना पता है TRE 3.0 6 to 8 SST वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो आपको जो है कि यहाँ से प्रूफ भी देख लेंगे तो बिलीव हो जाता है। ठीक है, और ये आपकी सुविधा के लिए है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्र संघ की स्थापना थी ये जो है कि वर्साय संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका जो है कि कहाँ पूछा गया प्रश्न है, देखिए यहाँ से राष्ट्र संघ, देखिए वर्साय की संधि भंग करना, और यहाँ से देखिएगा राष्ट्र संघ से पृथक होना, और इसके बाद जो है कि वर्साय की संधि को भंग करना। तो ये जो है कि वर्साय की संधि से ही जो है कि राष्ट्र संघ ये संबंधित था। और देखिए यहाँ से देखिए राष्ट्र संघ के उद्देश्य, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना, युद्ध के पूर्व एवं बाद की गई संधियों को लागू करने का प्रयास। और यहाँ से देखिएगा ये आपकी क्या है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th में ये जो है कि दिया गया है। और यहाँ से देखिए ये TRE 3.0 6 to 8 SST वाले में ही ये उसी जो है कि पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो वो फ्रेंड्स वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से आप जो है कि हिस्ट्री का 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सेट आई है
और यहाँ पे हिस्ट्री का 19 का जो है कि क्या राइट आंसर है, सी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और यहाँ से देखिए, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो है कि पीआरटी में अभी तक जो है कि फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है कि चीज़ें आपके क्लास 10th की बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी इन सभी से जो है कि प्रश्न आपके पीआरटी में प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप अगर आपकी बुक्स में दिया गया है तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ से देखिए, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या ग्यूसेफ मेजनी को जाना जाता है इटली एकीकरण के जनक के रूप में, या ऑटो वान बिस्मार्क, या ग्यूसेफ गैरीबाल्डी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इटली एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेफ गैरीबाल्डी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 4 का प्रश्न है फ्रेंड्स, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये उसी पेपर में, किसमें, टीआरई 3.0 सोशल साइंस एसएसटी 6 to 8 वाले में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। हिस्ट्री का 20 नंबर का प्रश्न, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जैक्ट ये मेरी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही स्पेशल होती है। ठीक है, देखिए आपको ऊपर की क्लास जैसे 9 to 10, 11, 12, टीजीटी, पीजीटी, उसमें भी इससे प्रश्न आएगा, लेकिन उतने प्रश्न नहीं आते हैं। और लेकिन ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन खासतौर से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्यूसेफ गैरीबाल्डी। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, हिस्ट्री 20 का क्या राइट आंसर है। और हिस्ट्री 20 का देखिए, हिस्ट्री 20 का जो है कि बी राइट आंसर है, ग्यूसेफ गैरीबाल्डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः किन मांगों से प्रेरित थी। यानी कि फ्रेंड्स, जो यूरोप में 1848 की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई थी, मुख्यतः निम्न किन मांगों से ये क्रांतियाँ प्रेरित थी। जो 1848 की जो क्रांति थी यूरोप में हुई थी, ये किन मांगों को लेकर ज़्यादा प्रेरित थी। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, या राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, या आर्थिक समानता और समाजवाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके क्लास 10th की बिहार एससीईआरटी की बुक से ये जो है कि हिस्ट्री से प्रश्न बनाया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, देखिए, सन 1848 ईस्वी की क्रांति। और यहाँ से अब जहाँ से देखिए प्रश्न बनाया गया है, देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनाया नहीं हुई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए, गणतंत्रवादियों का नेता लमार्टिन एवं सुधारवादियों का लुई ब्ला था। ठीक है, और यहाँ से देखिए, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था, तो इसका मतलब वही था। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख भी रहा होगा, ये उसी एग्ज़ाम में टीआरई 3.0 में ही 6 to 8 एसएसटी सोशल साइंस वाले में ही ये प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री का 34 नंबर का प्रश्न, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री का 34, देखिए, राजनीतिक सुधार एवं लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। और हिस्ट्री का 34 का देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री का 34 का देखिए सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी पैदल यात्रा किए थे। दांडी मार्च के तौर पे इस घटना को जाना जाता है। इसमें जो है कि उन्होंने कितनी दूरी जो है कि तय की थी पैदल चल के। ठीक है, ये प्रश्न का मतलब है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, क्या 241 मील, या 400 किलोमीटर, या 200 किलोमीटर, ये प्रश्न में इसलिए यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, ये आपको नीचे पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर सबसे पहले आप जान लीजिए फाइनल आंसर की के साथ में, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। 241 मील जो है कि इसका राइट आंसर बीपीएससी माना था। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले इसको। देखिए, ये आपकी जो है कि ये है आपकी कौन सी, तो ये है आपकी क्लास 10th में दिया गया है। देखिए, ये जो है कि आपकी क्लास 10th में ये दिया गया है। और देखिए क्या दिया गया है, देखिए, दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। देखिए, 24 दिनों में 250 किमी की पद यात्रा के पश्चात,
तो इसमें आपके जो है कि क्लास 10th और 9th में दोनों में 250 दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से एक और बात है, यहाँ से देखिए ये मैं क्लास 8वीं की एनसीईआरटी से देखिए दांडी मार्च को दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसमें क्या दिया गया है, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूरी स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यानी कि इसमें जो है कि क्लास 8th की एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, 241 दिया गया है। और आपको अभी ये प्रश्न का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये उसी एग्ज़ाम में टीआरई 3.0 सोशल साइंस एसएसटी 6 to 8 में ये प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री का 4 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इसमें जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ 241 मील जो है कि आंसर माना गया है। ठीक है, और यहाँ से हिस्ट्री का 4 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और हिस्ट्री का 4 का देखिए ऑप्शन नंबर ए है, और हिस्ट्री का 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स 241 मील आपको मान के चलना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है कि टिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं दिखाया था क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया गया है 240 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें 240 मील दिया गया है, तो इस 240 और 41 लगभग सेम है, और मील और किलोमीटर में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, इसलिए आप 241 की ट्रिक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 200 अगर 41 न दिया हो, 250 दिया हो और 241 न दिया हो, तो 250 की तरफ आप जा सकते हैं। आपकी जो है कि ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न नहीं यहाँ पे टाइपिंग किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। ठीक है, 6 to 8 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था। क्या इनका नारा था वेल सेविकों का 1917 की क्रांति के दौरान, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, स्वतंत्रता समानता भाईचारा, शांति भूमि रोटी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था, शांति भूमि एवं रोटी। ठीक है, ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक्स में दिया गया है क्लास 10th में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और देखिए वेलसेविक क्रांति नवंबर 1917। ठीक है, इस समय रूस के राजनीतिक मंच जब मार्च 1917 में क्रांति हुई, तो देखिए यहाँ पे लेनिन ने 3 नारे दिए, देखिए भूमि शांति एवं रोटी। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको जो है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और अभी मैं इस प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ, देखिए उसी एग्ज़ाम में सभी प्रश्न में उसी पेपर से अभी बता रहा हूँ। टीआरई 3.0 सोशल साइंस एसएसटी वाले 6 to 8 के ये सभी प्रश्न में अभी तक बताया हूँ। देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था, तो शांति भूमि एवं रोटी, ऑप्शन नंबर सी। हिस्ट्री 39 की बात करेंगे फाइनल आंसर की में, तो हिस्ट्री 39 की बात करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हिस्ट्री 39 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस की रचना कब और किसने की थी। तो एक कॉमन सेंस जो है कि एक पुस्तक है या रचना है, इसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई थी, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन सेंसेस की रचना जो है कि टॉमस पेन के द्वारा 1776 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन सेंस की रचना यहाँ से टॉमस पेन के द्वारा जो है कि 1776 में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये भी आपकी क्लास जो है कि 10th से ही लिया गया है, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, क्लास 10th की एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी।
ये भी आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? क्या 1777 या 1773 या 1775 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना ये फ्रेंड्स कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जो है कि ये हुई थी आपकी 1773 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं बोस्टन टी पार्टी। देखिए 1773, देखिए तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। देखिए 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब से चाय, देखिए यहाँ से बोस्टन टी घटना कैसे हुई थी? जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1773 आप याद रखिएगा। और ये भी आपका जो है कि देखिए किस में पूछा गया है? तो ये आपका जो है कि टीआरई 2.0, ऊपर आपने जितने भी प्रश्न देखा टीआरई 3.0 सोशल साइंस एसएसटी में, लेकिन ये आपका जो है कि टीआरई 2.0 सोशल साइंस एसएसटी में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था हिस्ट्री के पोर्शन में, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर। और फाइनल आंसर की के साथ में देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री का 3 नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ से सेट ए है और यहाँ से हिस्ट्री का 3 का देखिए क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी जो है कि, ठीक है, 1773। देखिए मैं सभी चीज़ें एक ही तरफ से क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। और यहाँ से देखिए अमेरिकी अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता ये जो हुई थी इसकी उद्घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा फ्रेंड्स जो है कि ये आपका जो है कि किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है कि थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई थी। कौन? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई थी। और थॉमस जेफरसन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फ्रेंड्स आगे इसको देख लीजिए। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन में ही आपका जो है कि यहाँ से राइट आंसर। और ये जो है कि आपका टीआरई 2.0, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से देखिए आपको लगेगा कि कितना यहाँ से ध्यान से पढ़ना है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है, ये आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। एक लाइन में आपका जो है कि 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा अगर आप पढ़े होते, ठीक है। यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी, ठीक है। तो यहाँ से ये टीआरई 2.0 6 to 8 सोशल साइंस एसएसटी वाले में हिस्ट्री के पोर्शन में ये प्रश्न पूछा गया था। थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ से देखिए हिस्ट्री का 4 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या है? देखिए हिस्ट्री का 4 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि श्योर हो जाइए, आपको या जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका जो है कि सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा अगर आप इन बुक्स का सहारा लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट को वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी में जो है कि आगे उन पे भी यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी का मतलब फ्रेंड्स मतलब व्यक्तित्व, इनसे कौन कौन से फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। तो रूसो या मॉन्टेस्क्यू या वोल्टेयर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रांस की क्रांति, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें रूसो
मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये जो है कि 3 महान व्यक्तित्व जुड़े हुए थे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ए, बी और सी ये तीनों जो है कि आपका राइट आंसर है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना क्या है, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको ले लेना। देखिए, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और देखिए, प्रश्न जो एग्जामिनर है फ्रेंड्स, प्रश्न बिल्कुल यही लाइन उठा के एग्जैक्ट यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। TRE 2.0 6 to 8 SST में ये जो है कि पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी, और यहाँ से देखिए यही शब्द भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स ये अभी तक समझ में आ गया होगा, मेरा ये यकीन है। और यहाँ से देखिए, हिस्ट्री का 5 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ये जो है कि तीनों फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? अभी फ्रेंड्स मैं जो है कि अगली पिछली प्रैक्टिस सेट में क्या बताया था कि 1917 में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। लेकिन ये किनके द्वारा की गई थी, ये जो है कि प्रश्न आज हमने बनाया है। मतलब बनाने का ये मेरा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ये कल टॉपिक कवर किए थे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में TRE 2.0 6 to 8 SST सोशल साइंस वाले में हिस्ट्री के पोर्शन में ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, क्या द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, या जमशेदजी जीजी भाई, या सेठ बाल मुकुंद के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका जो है कि 12 का राइट आंसर क्या है, सेठ हुकुम चंद। क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको जो है कि लिख लेते हैं, सेठ क्या हो जाएगा, बाल, सेठ हुकुम चंद। ठीक है, सेठ हुकुम चंद। ठीक है, तो सेठ हुकुमचंद फ्रेंड्स आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना सेठ हुकुमचंद के द्वारा की गई थी। तो देखिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। तो हुकुमचंद देखिए यहाँ से, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे। देखिए, हिस्ट्री का 27 नंबर का प्रश्न है, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? तो सेठ हुकुमचंद। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से इसको जो है कि हम लोग देखने का, हिस्ट्री का 27 नंबर का देख लीजिए फाइनल आंसर की में। हिस्ट्री का 27 का देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए कौन सा है, सेठ हुकुम चंद। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? ये भी प्रश्न आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का ही है शायद, और ये क्लास 10th की बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक से बनाया गया है। यहाँ से देखिए, यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना फ्रेंड्स ये जो है कि मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ से कहाँ पे हाईलाइट किया गया, देखिए मेजनी। देखिए, अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 में
यहाँ से आप देख लीजिए सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। और देखिए 1834 की बात करेंगे तो यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। तो यंग यूरोप 1834 ये भी मेजनी के द्वारा, और 1831 यंग इटली ये भी मेजनी के द्वारा ही ये संस्था का स्थापना किया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका जो है कि TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। हिस्ट्री का 30 नंबर का, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? मेजिनी, ठीक है। तो हिस्ट्री का 30 नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल आंसर की में। देखिए हिस्ट्री का 30 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मेजिनी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। बिहार का भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो है कि प्रसिद्ध किस लिए है? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या रेलवे के लिए, या लौह उद्योग के लिए, या काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो भागलपुर क्षेत्र है ये फ्रेंड्स आपका जो है कि काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी प्रश्न जो है कि आपका प्रीवियस ईयर का ही है, उसी एग्जाम में TRE 2.0 सोशल साइंस 6 to 8 SST में पूछा गया प्रश्न है। और हिस्ट्री के पोर्शन में भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो काटन एवं सिल्क के लिए ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री 24 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री 24 का देखिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनल आंसर के साथ में ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें है क्या? तो वही है, काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो देखिए लीची क्या है? मुजफ्फरपुर में, तो सही है। और केला वैशाली में, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। मखाना मधुबनी, यानी कि मधुबनी में जो है कि मखाना पर्याप्त मात्रा में इसकी खेती होती है, तो ये भी आपका जो है कि राइट आंसर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दो सही है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ये भी आपके जो है कि क्लास किस में दिया गया है? क्लास 9th के बिहार SCRT हिस्ट्री के बुक में ही ये जो है कि लास्ट वाला चैप्टर है। और देखिए इसमें दिया गया है बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें। देखिए केला है, ये हिस्ट्री में दिया गया है। आपको दिखा दूँ इस पेज में, देखिए यहाँ इतिहास की दुनिया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में भी दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है। और यहाँ से देखिए बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो केला हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा लीची, तो लीची मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है, ठीक है। तो लीची मुजफ्फरपुर, केला हाजीपुर। और यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। और यहाँ से देखिए लीची कहाँ पर? मुजफ्फरपुर, तो ये भी सही है। मखाना वैशाली, ये भी सही है। और केला कहाँ पर हो जाएगा? तो हाजीपुरा में, ठीक है, हाजीपुर में। ये आप जो है कि वैशाली नहीं होगा। और यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। और देख लेते हैं इसको फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ये भी आपका TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में भी ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा लीची मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। मखाना मधुबनी, ये भी सही है। और केला जो है कि वैशाली में नहीं फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होता है? हाजीपुर में। केला कहाँ पर होता है? हाजीपुर में, ठीक है। हाजीपुर क्षेत्र जो है कि केला का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक। हिस्ट्री 25 का देख लेते हैं यहाँ पर। और हिस्ट्री 25 का जो है कि राइट आंसर क्या है सबसे पहले? तो हिस्ट्री 25 का देखिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। अब बात करेंगे यहाँ से लीची मुजफ्फरपुर, आपने जो है कि देख ही लिया है। देखिए केला हाजीपुर, ये सही है। लीची मुजफ्फरपुर, मखाना मधुबनी। ये पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि वो कौन सी विधि है जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है।
या क्या मल्चिंग है या रक्षक मेखला है या वेदिका फॉर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस जो करते हैं वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, वेदिका फॉर्म। ये वेदिका फॉर्म वो विधि है जो कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, जिसमें से एक उपाय ये है, ये आपके TRE 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका TRE 1 में पूछा गया था। देखिए मल्च बनना, मल्च बनना क्या है, तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। एक आपका यह विधि है। और फ्रेंड्स देखिए एक वेदिका फॉर्म जो कि आपके जो है कि ऑप्शन में बताया गया था। देखिए चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो है कि देखिए समोच्च रेखी जुताई, समोच्च रेखी जुताई में होता क्या है, तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध जो है कि अवरोध का निर्माण करती है। देखिए ये आपकी जो है कि क्या है, ये आपकी समोच्च रेखी जुताई है, ये वेदिका फॉर्म है। देखिए ढलान है। और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि रक्षक मेखला है। ठीक है, देखिए रक्षक मेखला में होता क्या है, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ से ये है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है, समोच्च रेखीय रोधिकाएं या रक्षक मेखला या मल्च बनाना। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षक मेखला। अभी मैंने ऊपर आपको जो है कि बताया था ऑप्शन नंबर बी, रक्षक मेखला में फ्रेंड्स होता क्या है, तो ये देखिए आपका जो है कि रक्षक मेखला है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये देखिए कतारों में लगाया गया है, ये है आपका रक्षक मेखला। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं वहीं से 100% प्रश्न आपका जो है कि बनता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पीसी कल्चर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो पीसी कल्चर है, क्या अंगूर की खेती से संबंधित है या उद्यान कृषि से संबंधित है या रेशम कीट पालन से संबंधित है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो पीसी कल्चर है ये आपका जो है कि मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर दिया गया है। देखिए एग्रीसेरी पीसी वीटी हार्टी। देखिए एग्रीकल्चर में होता क्या है, तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये सेरीकल्चर में क्या होता है, तो रेशम का पालन किया जाता है। देखिए रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। देखिए पीसी कल्चर क्या है, तो मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, ये क्या है, पीसी कल्चर है। और वीटी कल्चर क्या होता है, तो अंगूरों की खेती जो होती है वो वीटी कल्चर कहलाती है। और हर्टिकल्चर क्या है, तो उद्यान कृषि, यह हर्टिकल्चर से संबंधित है। ये आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हर्टिकल्चर में होता क्या है, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों एवं फलों को उगाना, ये आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण शामिल है, यानी कि किस प्रकार की कृषि में ये स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण जो है कि शामिल है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका किस में शामिल है,
ये आपका जो है कि आदिम निर्वाह कृषि में ये जो है कि शामिल है। कौन? स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशु चारण। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न हम करा रहे हैं, जो ये फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये गहन ये देखिए आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में होता क्या है? तो स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण शामिल हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में एक क्या होता है? निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि में देखिए गहन 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 निर्वाह कृषि होती है और आदिम निर्वाह कृषि होती है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए स्थानांतरित कृषि मिल्पा कहाँ पर की जाती है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो मिल्पा नाम की स्थानांतरित कृषि है या खेती है, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि की जाती है मैक्सिको देश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग, और सबसे पहले यहाँ पे और बता दें, ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत में जो है कि स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो झूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो झूमिंग कृषि आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और ये जो है कि मलेशिया में लद्दांग नाम की कृषि की जाती है, जो कि स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, और मेक्सिको में क्या है? ये मेक्सिको में क्या है? मिल्पा है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, और ये देखिए स्थानांतरित कृषि, देखिए वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे चालवासी पशुचारण, चालवासी पशुचारण में होता क्या है? तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। और यहाँ से देखिए मिल्पा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो है कि देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। ये जो झूमिंग क्या है? उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील और लद्दांग मलेशिया। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था और बनेगा भी। देखिए यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई जो है कि 3.06 to 8 में। तो ये जो है कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स ये जलवायु, मृदा और खनिज, ये जो है कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है कि आपके प्रभावित करते हैं किसको? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित करते हैं, और इसमें से जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौगोलिक कारक में क्या है? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा और जल है, फिर उसके बाद खनिज है, यहाँ से जल और खनिज है, ये क्या हैं आपके? तो ये आपके जो है कि भौगोलिक कारक हैं। और इसमें से देखेंगे जब सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, तो देखिए आर्थिक कारक हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक हो जाएगा, सामाजिक कारक हो जाएगा। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। बस इसमें से जो है कि सिंपल ही पूछ लिया जाता है। देखिए जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एंजिल जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात या विक्टोरिया जलप्रपात। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? जिम्बाब्वे की सीमा पर ये विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके जो है कि कहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में? तो देखिए यहाँ पर मैं जो है कि हाईलाइट करके यहाँ पे आपको दिखा, देखिए अगर आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में ये आप ऐसे करके देता है कि क्या आप जानते हैं, तो समझ जाइए फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भूगोल पूछा जाएगा, तो ये आपको सभी क्लास के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो एक लाइन यहाँ से, और देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। देखिए अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था।
और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ आपको कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या तीव्रता से बढ़ता है या तीव्रता से घटता है या जो है कि समान रहता है। ठीक है, तो जो है कि तापमान कैसा होगा जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तीव्रता से बढ़ता है या तीव्रता से घटता है या समान रहता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीव्रता से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तो तापमान जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में परिवर्तन कैसा देखने को मिलेगा, तीव्रता से तापमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके जो है कि देखिए ये मध्य मंडल है और ये आपका वाह्य मंडल है। देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जो है कि बोरिंग लगेगा, उसमें समझ में आएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न इन्हीं लाइनों में से बनते हैं और इनको आपको जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो वायुमंडल है वायुमंडल है यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। यहाँ से देखिए, कब स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी, यानी कि स्वेज नहर कब खुली थी और खुलने से इसके स्वेज नहर के भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। क्या 1779 ईस्वी में, 1879 या 1869 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा 1869 में स्वेज नहर खुली थी तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। कितना कम हो गई थी, तो 7000 जो है कि कम हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो 7000 किलोमीटर यहाँ पे कम हो गई थी। देखिए, क्या आप जानते हैं, वेरी वेरी मोस्ट ऐसे करके देता है तो वेरी वेरी मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है और पूछा जाता है। देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए, हिमालय के ऊंचे शिखर कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय के जितने ऊंचे शिखर हैं शायद 7 या 8 हैं, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, अभी मैं नीचे बताऊंगा उनको। तो इनकी ऊंचाई पूछा जाता है। ठीक है, तो हिमालय का जो ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8598 जो है कि ये किमी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8598 ये कंचनजंगा की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 8598 मीटर, अभी मैंने आपको किलोमीटर बता दिया था, तो इसको आप जो है कि मीटर समझिएगा। ठीक है, 8598 मीटर ये क्या है, हिमालय का ऊंचा शिखर है, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, देखिए यही चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय का ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। और कंचनजंगा जो कि भारत में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 है। और मकालू ये क्या है, तो ये नेपाल में है, 8481 मीटर है। और धौलागिरी कहाँ पर है, तो नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यानी जो पूर्वी घाट है वहाँ पर जो है कि उसका सर्वोच्च शिखर क्या है, क्या कंचनजंगा है, महेंद्रगिरी है या अनाई मुड़ी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर फ्रेंड्स महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ये प्रश्न आपके जो है कि 6 to 8 में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। इस भाग के ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं? देखिए अनाईमुड़ी है, जिसकी जो है कि ये अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। तथा डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है कि आपके 2600 जो है कि 33 है। और देखिए यहाँ से आपका प्रश्न, यहाँ से आपको प्रश्न को समझना है। देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांभर झील को एक लवण झील वाली झील मानी जाती है, ये कहाँ पर स्थित है? यानी कि ये सांभर झील, ये लवणी झील है, और ये सांभर झील जो है कि किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में सांभर झील स्थित है और ये जो है कि एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इस झील से नमक जो है कि प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में साफ तौर पे एक लाइन में लिख दिया है और यही प्रश्न बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, पैनिक आपको नहीं होना है, प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बुलर झील ये कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो ये बुलर झील फ्रेंड्स आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए बुलर झील के बारे में भी दिया गया। देखिए जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका टीजीटी में पूछा गया है, टीआरई 3 में, ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी ये तापी नदी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे ये तापी द्रोणी, देखिए तापी नदी है और तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तो इसका जो है कि उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा की श्रृंखला से होता है तापी नदी का, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, ठीक है। और यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गंगा एक्शन प्लान का आरंभ कब हुआ था? ये आपका जो है कि टीआरई 3.0 और 6 to 8 में यही हूबहू प्रश्न जो है कि पूछा गया था, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो गंगा एक्शन प्लान का आरंभ कब हुआ था, ये जो है कि प्रश्न जो है कि आपसे पूछा गया है। क्या 1947 में, 2014 में या 1985 में? तो गंगा एक्शन प्लान का आरंभ फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कि स्वच्छता दिवस तो 2 अक्टूबर 2014, ये है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये आपका जो है कि दिया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब जो है कि आरंभ किया गया था? तो 1985। और गंगा एक्शन प्लान की बात करेंगे तो 1985, ठीक है। तो 1995 और 1985 दोनों आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो है कि रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। और इस प्रश्न को आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कहाँ से जो है कि बनाया गया है? देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आपका क्या है
महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स महाद्वीपीय संहति, देखिए यहाँ से महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। और ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था। देखिए यहाँ से महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग उसी वे में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिस वे में आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न पूछे गए हैं, और सभी प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो डेली हम लोग इसी तरह यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? यानी कि फ्रेंड्स ये फार्मूला दे दिया गया है, Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? क्या बेकिंग सोडा कहा जाता है, या धोने का सोडा कहा जाता है, या बेकिंग पाउडर कहा जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फ्रेंड्स ये आपका जो है कि धोने का सोडा का जो है कि रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3.0, टीआरई 2.0 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की है। इसमें देखिए दिया गया है धोने का सोडा। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O को धोने का सोडा जो है कि कहा जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, और देखिए जो धोने का सोडा होता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए ये जो है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागजों उद्योगों में होता है, और इसका उपयोग जो है कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और देखिए सोडियम यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और यहाँ पे देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका जो है कि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और बना भी है। यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि टीआरई 2.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पेपर में ये प्रश्न देखिए पूछा गया था। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए हमारा मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं वहीं से जो है कि प्रश्न बनता है, ये आपको जो है कि यहाँ से समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 134 नंबर का प्रश्न है। सेम वही प्रश्न हमने जो है कि टाइपिंग करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था, धोने का सोडा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। ठीक है, लास्ट में आप हमें 15 में से कितने आपके सही हुए थे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दी गई हैं कि टमाटर में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, या टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो टमाटर में फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में ही ये जो है कि दिया गया है। और देखिए ये आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पे देखिए टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप जो है कि जब इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए टमाटर में, देखिए संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप जो है कि रिवाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने दिखा दिया। और ये देखिए प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 2.0 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि आपका राइट आंसर है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि प्रश्न यहीं से जो है कि पूछे जा रहे हैं और पूछे भी आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं
और देखते हैं हम लोग 3 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण जो है कि प्राप्त होता है? क्या फ्रेंड्स ये आपका कोहरा है, या वर्षा है, या इंद्रधनुष है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो इंद्रधनुष है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी में दी गई हैं। देखिए यहाँ से जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। क्या? तो इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 4 में देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि ज़्यादा 20 या 25 मिनट की हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न मिलते हैं। और ये टोटल फ्रेंड्स 15 प्रश्न आपके इतने परफेक्ट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से डायरेक्ट बुक से ही बनाए गए हैं। ठीक है, और मैं ये जो है कि देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बुक का जो है कि ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दी गई हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं तो बाद में आप रिवाइज करने में आपको जो है कि बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि सुबह आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो आप जब रात में सो रहे हैं तो आप जो है कि एक बार अपने गैलरी में जाइएगा और इन 15 प्रश्नों के 15 स्क्रीनशॉट को आप जो है कि 1 या 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारा कौन से नंबर का प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस कारण हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको किस प्रकार की जो है कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं? ठीक है, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या अवस्था में परिवर्तन होगा अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो, या रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इससे हम फ्रेंड्स बता सकते हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और जहाँ से हम प्रश्न फ्रेंड्स बनाते हैं उन चीज़ों को हमने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है। देखिए, निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप में फ्रेंड्स एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ख़ास तौर से फ्रेंड्स जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वहाँ से सटीक अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यकीनन एग्ज़ाम में अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? क्या फ्रेंड्स लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए पेंट लगाना एक उपयुक्त विधि है, या ग्रीस लगाना, या जिंक की परत लगाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि ऑप्शन नंबर सी पे ट्रिक करेंगे, जिंक की परत लगाना। जब फ्रेंड्स लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर क्या करेंगे, तो जिंक की परत को लगा देंगे, तो वो जो है कि लोहा का जो फ्राइंग पैन है वो जंग से जो है कि लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, और यहाँ से ये जो है कि टीआरई 2.0 ये पीआरटी में प्रश्न जो है कि पूछा गया था, और टीआरई 1 में भी पूछा गया था, और शायद फ्रेंड्स ये टीआरई 3 में, यानी कि तीनों एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते अथवा जिंक की पतली परत चढ़ाने की उपयुक्त विधि को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न
बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो वो प्रश्न जो आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कहाँ पर पूछा गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका पूछा गया था किस में? तो ये जो है कि आपका पूछा गया था यहाँ से टीआरई 3.062 में। देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो जिंक की परत को लगा देंगे तो ये जो लोहे का जो फ्राइंग पैन है ये जंग लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि संतुष्ट इस प्रैक्टिस सेट से होंगे तभी फ्रेंड्स हम जो है कि इसको कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इनमें से जो कथन दिया गया है इनमें से वो कौन सा कथन है जो अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? ठीक है, क्या फ्रेंड्स अस्थाई ऊतक वे केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं, या वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं, या वह तेजी से कोशिका विभाजित करने में सक्षम हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि अस्थाई ऊतकों के बारे में एक ही कथन आपका सत्य है। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी, वे विभाजित करने की क्षमता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है कि कराया था, तब भी कराया था। देखिए, अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपके टीआरई 3.0628 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए, अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिए, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? यानी कि जो लाइकेन होते हैं वो किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? ठीक है, देखिए ये 2-3 प्रश्नों का हमने जो है कि बुक का स्क्रीनशॉट लेना, यानी कि इसमें फ़ोटो खींच के डालना, शायद पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? ठीक है, तो लाइकेन जो है कि फ्रेंड्स ये होते हैं ये लाइकेन जो होते हैं ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए क्या होता है जब जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि जब क्या होता है, जब प्रकाश जो है कि हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, क्या होता है? तो यह सामान्य से दूर झुक जाता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, या यह सामान्य की ओर झुक जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि यह सामान्य की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बीपीएससी में भी पूछा गया है और टीआरई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न अगर आप देखे रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आराम से फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? यानी कि जो गुर्दा होता है फ्रेंड्स मनुष्य में, ये जो गुर्दे होते हैं ये किस तंत्र का हिस्सा हैं? क्या वो मलत्याग के हिस्सा हैं, या श्वसन के हिस्सा हैं, या पोषण के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो ये जो गुर्दे होते हैं फ्रेंड्स ये आपके मलत्याग के जो है कि मलत्याग के हिस्से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग है? यानी कि इसमें से देखिए कुछ मादा जनन अंग होते हैं पुष्प के, और जो है कि कुछ क्या होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से पुष्प का नर जनन अंग है? ठीक है, तो यहाँ से क्या वो स्त्री कैंसर है, या पुंकेसर है, या आवृत बीजी है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो पुष्प का फ्रेंड्स जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी को आप याद रखिएगा। और ये जो स्त्री केसर होता है तो ये पुष्प का जो है कि मादा जनन अंग होता है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। देखिए पुंकेसर एवं स्त्री केसर
पुष्प के जनन भाग हैं, यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर ये क्या हैं, पुष्प के क्या हैं, जनन भाग हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि आगे जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये देखिए जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो वो उभयलिंगी कहलाते हैं। और उभयलिंगी के उदाहरण कौन है, तो गुड़हल एवं सरसों हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए पुंकेसर क्या है, नर जननांग है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया है। और यहाँ से देखिए ये स्त्री केसर देखिए स्त्री केसर पुष्प केंद्र में अवस्थित होता है। और ये स्त्री केसर होता क्या है, तो यह मादा का जननांग है, ठीक है। तो ये मादा का जननांग है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बन सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि जीवाणु, शैवाल, कवक, ये इनमें से कौन सा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये इनमें से कौन से हैं जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जीवाणु और कवक ये क्या करते हैं, तो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 11 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं, ठीक है। ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाया है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। यानी कि ये ओजोन परत को जो है कि ये कौन सा रसायन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, क्या वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये फ्रेंड्स एक ऐसा रसायन है जो ओजोन परत को जो है कि क्षति पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए ये देखिए 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC 60 में बोलते हैं, जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक जो है कि माना जाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो फ्रीज में जो है कि ठंडा करने के लिए, शीतलन करने के लिए और अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है कि उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, और उसको जो है कि ठंडा करने के लिए उस उपयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और अग्निशमन के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि आपके जो है कि फ्रिज की गैस जो है कि ख़त्म हो गई है, फिर से भरना है तो वही गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार एक आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो देखिए जिब्रेलिन फ्रेंड्स और साइटोकाइनिन ये आपके पादप हार्मोन हैं, ठीक है। और ये इंसुलिन का है, ये आपका जो है कि एक मानव हार्मोन है। और ये जो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। कौन सा हार्मोन, तो ये इंसुलिन, तो ये मानव हार्मोन है, ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। और ये आपके दोनों क्या हैं, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये आपके जो है कि पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप जब अपने बुक में देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपके बुक में दिया गया है। देखिए पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण कौन है, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन करता क्या है, तो जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है, तो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। और साइटोकाइनिन ये क्या होता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है।
और इसलिए यह उन क्षेत्रों में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और सब बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायक करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। और ये एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, तो वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, जो पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों से सम्मिलित है। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन थे। और यहाँ से देख सकते हैं आगे, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है मानव में, ये इसका जो है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्या वो आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? क्या प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें जो है कि आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ से देखिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य भी है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से किनका है? यानी कि ये जो नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो मानव शरीर में होता है, ये जो है कि किनका कार्य है? क्या वो तंत्रिका तंत्र का कार्य है? क्या वो WBC का कार्य है, या हार्मोन का कार्य है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, ये आपका तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का जो है कि कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दी गई हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ से, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये जो सभी लाइनें दी गई हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है।